हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 दिसंबर को जो तीसरा शिफ्ट हुआ था रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का 2025 में, इसमें पूछे गए साइंस के प्रश्नों को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। 25 सवाल जो इसमें पूछे गए थे उन सारे को हम लोग कवर करेंगे। सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे ऐप के ऊपर। ऐप का डाउनलोडिंग लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आप जाना, सारे पीडीएफ आपको यहीं पर दिखेंगे। अब चलिए हम लोग प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। जब प्रकाश की किरण एक गोलीय लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो यह डैश। अगर हम गोलीय लेंस की बात करते हैं तो इसमें उत्तल लेंस दोनों ही आ जाएंगे, है ना। उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों ही आ जाएंगे। और जब लेंस से प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसका अपवर्तन होता है। मतलब प्रकाश की किरण जो है लेंस से होकर जब गुजरती है तो अपने रास्ते से थोड़ा भटक जाती है, अपने रास्ते से थोड़ा विचलित हो जाती है। लेकिन जब प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरती है ना, आप जो है इस लेंस का जो है आप मिड पॉइंट बोल सकते हो, प्रकाशिक केंद्र। अगर मान लीजिए प्रकाश किरण जो है ऐसे इस प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरती है तो बिना विचलन के ये आगे निकल जाती है, विचलित नहीं होती है। यूजुअली क्या होता है, प्रकाश किरण जो है बिना प्रकाशिक केंद्र के किसी और बिंदु से होकर गुजरेगी तो ऐसे जो है वो मुड़ जाती है ना, ऐसे मुड़ जाती है। वो जाती ऐसे, वो ऐसे जाती है ना, लेकिन वो ऐसे मुड़ जाती है। लेकिन अगर वो प्रकाशिक केंद्र से होकर के प्रकाश किरण गुजरती है तो बिना विचलित वो निकल जाती है। अगर मान लीजिए अवतल लेंस हो, ये तो उत्तल लेंस है, अगर अवतल लेंस है तो भी वही चीज होगा। मान लीजिए ये प्रकाशिक केंद्र है तो प्रकाश किरण अगर ऐसे प्रकाशिक केंद्र से होकर के आपतित होती है, प्रकाशिक केंद्र पर ही आपतित होती है, तो बिना विचलित हुए ये सीधे ऐसे निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधे ऐसे निकल जाती है। अगर मान लो ये प्रकाशिक केंद्र ना होता, प्रकाश किरण ऐसे यहाँ पर इस बिंदु पर आपतित होती तो ऐसे जो है ये विचलित हो जाती, ऐसे विचलित हो जाती। समझे आप। तो बोलेंगे अविचलित उभरती है, उभरती है बोलना शब्द जो है उचित नहीं है, अविचलित निकल जाती है। ठीक है, अविचलित जो है निकल जाती है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक अत्यधिक प्रत्यास्थ होता है, इलास्टिक होता है और हमारे शरीर में दो अस्थियों को जोड़कर रखने में सहायक होता है। यानी दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम ये जो अस्थि है ये करती है। तो हमारे शरीर में दो अस्थियों को जोड़ने वाला जो संयोजी ऊतक है उसे कहा जाता है स्नायु। स्नायु यानी कि लिगामेंट, है ना, लिगामेंट। और हमारे पेशी को अस्थि से जोड़ने वाला जो ऊतक है वो भी अपने आप में एक संयोजी ऊतक ही है और उसे कहा जाता है कंडरा। कंडरा अंग्रेजी में इसे बोलते हैं टेंडन। तो ये इंग्लिश नाम भी जो है आपको ध्यान में रखना है। क्या बोलेंगे, लिगामेंट। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। स्पाइरोगारा में प्रत्येक खंड एक पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। स्पाइरोगारा जो है ये हरा शैवाल है ना, हरा शैवाल है, ग्रीन एल्गी है, हरा शैवाल है और ये अलैंगिक प्रजनन करता है। उस विधि का नाम क्या है, खंडन। खंडन का मतलब यहां पर है फ्रेगमेंटेशन से, है ना, फ्रेगमेंटेशन से है। जिसमें कि स्पाइरोगारा ये अपने आप में बहुकोशिकीय जीव है। इसकी कोशिकाएं जो है मैच्योर होती है और फिर खुद ही डिवाइड हो जाती है ना। यानी एक स्पाइरोगारा जो है खुद ही पहले मैच्योर होगा, परिपक्व होगा और खुद ही कई सारे टुकड़ों में टूट जाएगा और प्रत्येक टुकड़ा जो है वो नया जीव बनेगा। तो हम बोल सकते हैं इसका संभावित कारण जो है प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र वृद्धि करने में सक्षम होती है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। प्रत्येक खंड में जड़ें होती है, ऐसा नहीं है। स्पाइरोगारा जो है ये हरा शैवाल है और हरा शैवाल या फिर कोई सा भी शैवाल हो उसके पास कोई जड़ें नहीं होती है। जटिल अंग होते हैं, बिल्कुल नहीं, इनमें कोई अंग नहीं होता है और ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
बैल अकेले ही बछड़ा पैदा कर सकता है, तो ऐसा नहीं है, लैंगिक जन्म होता है, मादा और नर दोनों चाहिए। मुर्गियां अकेले नए चूजे उत्पन्न नहीं कर सकती है, ये स्टेटमेंट सही है। मुर्गियां जो है अकेले नए चूजे उत्पन्न नहीं कर सकती है, यहां भी नर मादा दोनों चाहिए। तो कथन 2 सत्य है, लेकिन कथन 1 असत्य है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अभिक्रिया है ना, यानी ये जो अभिक्रिया है इसमें लोहा डैश, लोहा ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, अपचयित हो जाता है। उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है ये तो होगा नहीं, उत्प्रेरक का काम होता है रिएक्शन के रेट को फास्ट करना, है ना। उत्प्रेरक जो है खुद ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, यानी जब हम उत्प्रेरक बोलते हैं तो इसका काम होता है केवल रिएक्शन के रेट को फास्ट करना। जो उत्पाद बनेगा उसमें ये लोहा नहीं दिखेगा, सॉरी ये लोहा नहीं, जो उत्प्रेरक होता है वो नहीं दिखता है ना, वो नहीं दिखता है। ये कौन सी अभिक्रिया है? ये अपने आप में विस्थापन अभिक्रिया है ना। ये जो है ये विस्थापन अभिक्रिया है। यहां पर देखो जो रिएक्टिविटी सीरीज जो हमारे पास होती है उसमें लोहा जो है कॉपर से ऊपर होता है, लोहा कॉपर से ऊपर होता है, यानी लोहा जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर की तुलना में। तो लोहा क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो ये अपने आप में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया है ना। ये अपने आप में एक विस्थापन अभिक्रिया है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो फेरस सल्फेट है क्या ये आयनिक यौगिक है? बिल्कुल ये आयनिक यौगिक है। फेरस सल्फेट अपने आप में आयनिक यौगिक है। इनमें आयंस कौन से हैं? ये Fe2+ और SO4 -। समझे आप? यहां पर जो लोहा है ये तो अकेले है, यहां पर जो लोहा है ये तो अकेले है, अकेला है यहां पर, है ना। अभिकारक में जो लोहा था वो अकेला था, लेकिन फेरस सल्फेट में जो लोहा है इसके ऊपर अकेला का मतलब यहां पर इसके ऊपर कोई आवेश नहीं था। अकेला था तो कोई आवेश नहीं है। अगर ऐसे कोई अकेला है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं दिख रहा है, मतलब ये उदासीन है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, ये उदासीन है। लेकिन फेरस सल्फेट में जो लोहा है उसके ऊपर जो है 2 धनात्मक आवेश है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो लोहा है पहले तो उदासीन था, कोई आवेश नहीं था, अब इसके पास जो है 2 आवेश है, धन आवेश है। तो ये सीन कब क्रिएट होता है ना, किसी उदासीन परमाणु के ऊपर धन आवेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो अगर इसके ऊपर 2+ चार्ज आया है तो बोल सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है यहाँ पर। और इलेक्ट्रॉनों का त्याग ये क्या कहलाता है? क्या ये उपचयन कहलाता है? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना जो है अपचयन कहलाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का त्याग जो है उपचयन कहलाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसी को ऑक्सीडेशन बोलते हैं और इसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो हम बोलेंगे जो लोहा है ये तो ऑक्सीकृत हो गया है, लोहा ऑक्सीकृत हो गया है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो लोहा है ये ऑक्सीकृत हो गया है, ठीक है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये धारावाही परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है इसके ऊपर तो इतने सवाल पूछे जाते हैं कि क्या ही बताऊं मैं आपको। आप देख भी रहे हो कितनी बार ये सवाल जो है वो आ चुका है, बार बार ये सवाल जो है पूछा जाता है। जो धारावाही परिनालिका होती है उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? पिछले वाले शिफ्ट में भी मेरे ख्याल से आया था, पिछले वाले शिफ्ट में भी आया था। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो सीधी होती है, समांतर होती है और समदूरस्थ होती है ना। सीधी होती है, सीधी रेखाओं के रूप में होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और एक दूसरे के समानांतर होती है और एक दूसरे से समान दूरी पर भी होती है, जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। मैंने आपसे कहा था पिछले वाले शिफ्ट में कि कैपिटल बी से डिनोट करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को, ये एक समान होता है। याद आया आपको? एक समान होता है यानी कि यूनिफॉर्म होता है ना। हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक जैसा ही होगा। मान लो अगर यहां पर 1 टेस्ला है तो हर बिंदु पर 1 टेस्ला। यह धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। ऐसे धारावाही परिनालिका है, इसके भीतर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक। अपच के दौरान आमाशय बहुत अधिक अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्प्रभावित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्प्रभावित किया जा सकता है? तो हमारे आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियां होती है ना। जठर ग्रंथियों के द्वारा जो है जठर रस सिक्रेट किया जाता है, स्रावित किया जाता है। उस जठर रस में
HCl होता है ना। उस जठर रस में HCl होता है जिसका pH जो है आप 1.2 याद रखेंगे। ये HCl सिक्रीट होता है ताकि आमाशय का जो वातावरण है वो अम्लीय हो सके। वो अम्लीय क्यों हो सके? ताकि जो पेप्सिन एंजाइम है जो कि प्रोटीन को तोड़ता है ये सही से काम कर सके। यानी इसको सक्रिय करने के लिए, पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए या फिर एक्टिव करने के लिए, सक्रिय करने के लिए जो आमाशय का वातावरण है वो अम्लीय चाहिए, है ना। अम्लीय वातावरण में ये पेप्सिन एंजाइम जो काम करता है। उस अम्लीय वातावरण को तैयार करने के लिए जो आमाशय की भित्ति है वहां से HCl सिक्रीट होता है। लेकिन कभी कभी HCl जो है जरूरत से ज़्यादा ही सिक्रीट हो जाता है। वैसे केस में जब ये HCl जो है ये जरूरत से ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है, वैसे केस में क्या हो जाता है? एसिडिटी हो जाता है। एसिडिटी हो जाता है यानी कि अम्लता, हम बोलते हैं कि अम्लता हो जाता है। अब इस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जरूरत से ज़्यादा जो अम्ल बना है उसको कम भी तो करना है। तो इसको कम करने के लिए या तो क्षार का इस्तेमाल किया जाता है या फिर किसी क्षारकीय लवण का इस्तेमाल किया जाता है। क्षारकीय लवण में जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट आप याद रखेंगे और क्षार में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप याद रखेंगे। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। और इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है एंटासिड का इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये क्या है? अपने आप में एंटासिड है। ये दोनों के दोनों एंटासिड है यानी कि प्रति अम्ल है। ठीक, प्रति अम्ल है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कम करने के लिए एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है। एंटासिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बेकिंग सोडा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करेगी? कौन सी अवस्था वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करेगी? इससे ठीक पहले वाले शिफ्ट में जो है 2 सवाल पूछा गया था वाष्पीकरण की दर के ऊपर। इस शिफ्ट में भी एक बार पूछा गया है ना। वाष्पीकरण के बारे में जो है आपको पदार्थ और उसकी अवस्थाएं जो चैप्टर आपको पढ़ना है ना, हमारे आसपास के पदार्थ क्लास 9th में मैटर वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ना है। तो वाष्पीकरण यानी कि द्रव का भाप में बदलना, तो इसकी दर में वृद्धि जो है कब नहीं होगी? तो आप सीधा याद रखो, आपके जो कपड़े होते हैं वो कब नहीं सूखेंगे जल्दी, है ना। वाष्पीकरण की दर में वृद्धि जब जब होगी कपड़े तेजी से सूखेंगे, और जब नहीं होगी दर में वृद्धि तब कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे। तो आप देख लो इन 4 में से किस कंडीशन में आपके कपड़े जो है वो जल्दी नहीं सूखेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, अगर आप कपड़े को फैला करके रखते हो तो क्या कपड़े जल्दी सूखते हैं या फिर जल्दी नहीं सूखते हैं? जल्दी सूख जाते हैं। तो ये आंसर तो नहीं होगा। आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जहां कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे। पवन चाल में कमी, अगर हवा तेज चलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं या फिर धीमी चलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं? जब तेज चलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। यहां तेज नहीं चल रही है, धीमी चल रही है, यानी इस केस में कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तापमान में वृद्धि, जब धूप तेज होती है तब कपड़े जल्दी सूखते हैं या फिर जब धूप तेज नहीं होती तब जल्दी सूखते हैं? जब तेज होती है। तो ये आंसर नहीं होगा। आर्द्रता में कमी, अगर मौसम में नमी कम है तब कपड़े जल्दी सूखेंगे? तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वृत्तीय लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वृत्तीय लूप एक सर्कुलर लूप है और इससे जो है धारा मान लीजिए ऐसे प्रवाहित हो रही है, धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है। तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो उसी से संबंधित जो है कौन सा कथन सत्य है? वृत्तीय लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्षेत्र रेखाएं लूप के तल के समांतर होती है, तो ऐसा नहीं है। क्षेत्र रेखाएं जो है सेकेंडरी वृत्त जो है वो होती है ना। एक सीधी धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो सेकेंडरी वृत्त होती है ना। ठीक वैसे यहां पर भी होगी। किसी भी बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र रेखा को देखेंगे तो आपको जो है सेकेंडरी वृत्त ही मिलती है। यहां पर देखेंगे तो सेकेंडरी वृत्त, यहां पर देखेंगे तो सेकेंडरी वृत्त, इस पॉइंट पर चाहिए तो सेकेंडरी वृत्त, इस पॉइंट पर चाहिए तो सेकेंडरी वृत्त।
तो ये ऑप्शन नहीं होगा। लूप के परितः यानी लूप के चारों ओर प्रत्येक स्थान पर क्षेत्र एक समान होता है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। डिस्टेंस से जो है, लूप से जो आप दूरी, जैसे जैसे आप लूप से दूर जाएंगे, सीधी सी बात है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है बड़ी होती जाएगी और क्षेत्र जो है, क्षेत्र का मान जो है वो घटता जाएगा। क्षेत्र धारा और त्रिज्या पर निर्भर करता है, तो आप जो है याद रखिएगा, क्षेत्र जो है धारा और त्रिज्या पर जो है इस प्रकार निर्भर करता है। धारा बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, जितना बड़ा लूप लोगे चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही कम होगा। अगर मान लो केंद्र लिखा हुआ है सवाल में कि वृत्तीय लूप के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र, तो भी ये रिलेशन आप लगा सकते हो। अगर केंद्र नहीं लिखा हुआ है, केवल कहा गया है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, तो भी सही है, ठीक है, तो भी सही है। तो क्षेत्र धारा और त्रिज्या पर निर्भर करता है, सही है। केंद्र पर क्षेत्र रेखाएं वृत्तीय होती है, नहीं, केंद्र पर क्षेत्र रेखाएं जो है हम बोलेंगे सीधी होती है, सीधी प्रतीत होती। वास्तव में होती तो सेकेंडरी वृत्त ही है, लेकिन ये सेकेंडरी वृत्त जो है इतना बड़ा हो जाता है कि केंद्र तक आते आते क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो सीधी प्रतीत होती है, ठीक है, सीधी प्रतीत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र दोष मुख्य रूप से उम्र के साथ समंजन क्षमता के दुर्बल होने के कारण होता है? समंजन क्षमता यानी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन, है ना, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। जब हम दूर की वस्तु देखते हैं तो फोकल लेंथ जो है, जो हमारे आंख का लेंस है, अभिनेत्र लेंस है, उसकी बढ़ जाती है। जब हम पास की वस्तु देखते हैं तो फोकल लेंथ जो है अभिनेत्र लेंस की वो घट जाती है। तो हम दूर की वस्तु देख रहे हैं या पास की वस्तु देख रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। इसी को कहा जाता है समंजन क्षमता। और ऐसा हो पाता है क्योंकि जो लेंस है और जो हमारी सिलियरी मसल है, जो सिलियरी मसल है, सिलियरी पेशी है, पक्षमापी पेशी है, ये दोनों ही लचीले हैं, ये दोनों ही लचीले हैं। तो जो पक्षमापी पेशियां होती है वो सिकुड़ती है, फैलती है, शिथिल होती है, और इसके कारण लेंस जो है कभी पतला होता है, कभी मोटा होता है, क्योंकि दोनों के दोनों जो है लचीले हैं। और इसके कारण क्या होता है कि जो अभिनेत्र लेंस है वो अपने फोकल लेंथ को जो है बढ़ा सकता है, घटा सकता है वस्तु की दूरी के हिसाब से, और इसी को समंजन क्षमता कहा जाता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है, वैसे वैसे ये दोनों ही जो है ना, ये दोनों ही हार्ड होते चले जाते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, उम्र जो है बढ़ती है, ये दोनों ही हार्ड होते चले जाते हैं। अगर ये हार्ड होते चले जाएंगे तो क्या होगा? ये जो फोकल लेंथ का बढ़ना घटना होता है वस्तु की दूरी के हिसाब से जो है, ये नहीं हो पाएगा, और तब जाकर के एक दोष उत्पन्न होता है जिसे कहा जाता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, जड़ा दूरदृष्टिता, जड़ा दूरदृष्टिता। इसमें क्या होता है कि नजदीक की वस्तु जो है व्यक्ति साफ साफ नहीं देख पाता है, व्यक्ति नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं देख पाता है ना। नजदीक की जड़ा दूरदृष्टिता, जड़ा का मतलब पास पास, तो पास की वस्तु को देखने में प्रॉब्लम होती है, धुंधली दिखाई पड़ती है। यूजुअली पास की वस्तु देखने में जो है प्रॉब्लम होती है, दूर की वस्तु देखने में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में जो है दोनों, पास की वस्तु हो दूर की वस्तु हो, दोनों देखने में प्रॉब्लम होती है। तो ये याद रखिएगा, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये बढ़ती उम्र के साथ, आप भी जब बूढ़े होंगे, है ना, आपकी उम्र भी पहुंचेगी 50 साल 55 साल, तो जो है ये सारी समस्या जो है आपके आंखों में भी आ सकती है। राइट, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, इसमें निकट की वस्तु जो है वो साफ साफ दिखाई पड़ती है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या है कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है, नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। ये जो एस्टिग्मेटिज्म है ये भी आंखों का ही एक दोष है। हमारे आंख में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है ना, यानी जो लाइट रेज हमारे आई लेंस से, जो अभिनेत्र लेंस है उससे होकर के, उससे जो गुजरती है वो जाकर के फोकस होती है कहाँ पर? रेटिना पर, और रेटिना पर ही प्रतिबिंब बन जाता है। इस वाले में केस में क्या होता है कि रेटिना पर इमेज तो बनता है, लेकिन जो लाइट रेज है ना वो एक पॉइंट पर फोकस जो है वो नहीं होती है ना। अगर ये रेटिना है तो कभी यहाँ पर फोकस हो रही है, 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 किसी एक बिंदु पर जाकर के फोकस नहीं हो रही है ना। जिसके आंखों में ये दोष है, मान लीजिए उसके सामने एक वस्तु है, वहां से लाइट रेज आ रही है, तो बार बार जो है
जो फोकल पॉइंट है वो चेंज होता रहता है, जिसके कारण जो वस्तु है वो धुंधली दिखाई पड़ती है ना। अगर मान लो कोई लाइन सीधी है वो टेढ़ी दिखाई पड़ती है ना। वस्तु जो है डिस्टॉर्टेड दिखाई पड़ती है ना। डिस्टॉर्टेड यानी कि डिस्टर्ब्ड जो है वस्तु दिखाई पड़ती है ना। टेढ़ी मेढ़ी धुंधली इस तरह से जो है दिखाई पड़ती है। तो ये भी आंखों का एक दोष है। ये होता है जो लेंस है, जो कॉर्निया है उसके उसके कर्वेचर में चेंज होने के कारण, है ना, उसके कर्वेचर में चेंज होने के कारण। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि विस्थापन समय ग्राफ में ढाल को निरूपित करती है? देखो, जो मोशन चैप्टर है, गति चैप्टर है, इसमें आपको 3 प्रकार के जो है ढाल पढ़ने हैं। एक तो है दूरी, समय ग्राफ की ढाल यानी कि स्लोप, उसके बाद दूरी की जगह पर आप विस्थापन कर दो, उसके बाद वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ की ढाल। ठीक, दूरी समय ग्राफ की ढाल जो है वो चाल देती है यानी कि स्पीड। विस्थापन समय ग्राफ की ढाल जो है वो वेग देती है यानी कि वेलोसिटी। और वेग समय ग्राफ की ढाल जो है वो त्वरण देती है यानी कि एक्सेलरेशन। आपसे विस्थापन समय ग्राफ के बारे में पूछा गया है तो वेग। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक आनुवांशिक प्रयोगशाला में एक निषेचित मानव भ्रूण XX गुणसूत्र मानव भ्रूण में एक XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अगर वो भ्रूण ये तो भूत बन गया। पता चल रहा है कौन है मेल कौन है फीमेल? ये है मेल और ये है फीमेल। तो ये जो X है Y है ये सब सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। X है Y है ये सब सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर फीमेल है तो उसमें सेक्स क्रोमोसोम जो है वो एक जैसे होते हैं XX। अगर मेल है तो उसमें सेक्स क्रोमोसोम जो है XY होता है। ठीक, तो मेल में सेक्स क्रोमोसोम XY और फीमेल में XX। तो गर्भाशय में जो भ्रूण है उसमें देखा गया कि भैया जो सेक्स क्रोमोसोम है वो XX है। तो बच्चा कौन सा जन्म लेगा? ये वाला जो फीमेल है। तो भ्रूण मानव मादा बन जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस विभज्योतिकी ऊतक में ऑक्सीन का स्तर सर्वाधिक होता है? 3 प्रकार के विभज्योतक होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ये है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये पहला टाइप, ये दूसरा टाइप और ये तीसरा टाइप। ये तो काट दो। ये जो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसका काम होता है तने की मोटाई को बढ़ाना। तो जो आप बड़े बड़े वृक्ष देखते हो जिसका तना काफी मोटा होता है ना, वो इसी के कारण होता है, मोटाई को बढ़ाना, गर्त को बढ़ाना। इन दोनों का काम होता है लंबाई को बढ़ाना, इन दोनों का काम होता है लंबाई को बढ़ाना। लेकिन देखो ये एपिकल मेरिस्टम जो है, ये जो एपिकल है इसका मतलब होता है एपेक्स। एपेक्स का मतलब चोटी है ना, या फिर बोल दो शीर्ष। तो जो तना का शीर्ष होता है और जो जड़ का शीर्ष होता है उसकी लंबाई बढ़ाने का काम जो है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करता है। तो इस हिसाब से जो है 2 प्रकार के मेरिस्टम बन जाते हैं, 2 प्रकार के, एपिकल मेरिस्टम और रूट मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम और रूट मेरिस्टम। नहीं, एपिकल मेरिस्टम जो है वो 2 प्रकार के हो जाएंगे, रूट और शूट। शूट का मतलब यहां तना है, तने की लंबाई पे, और जड़
तने के शीर्ष पे और जड़ के शीर्ष पर जो है ये एपिकल मेरिस्टम जो है पाए जाते हैं। और इन्हीं में ऑक्सिन हार्मोन जो है वो अधिक होता है। ऑक्सिन हार्मोन जो है इसमें अधिक होता है। ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है ये आपको मिलेगा कहाँ पर, जैसे तना आप देखते हैं, तना में जो है नोड होता है, नोड जहाँ से शाखाएं निकलती है और जहाँ से पत्तियां जो है वो निकलती है। इन्हीं नोड के बीच में जो है, इन्हीं नोड के पास जो है ये इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है। तो यहाँ से जो है पादप की लंबाई को बढ़ाने का काम जो है ये करता है। जैसे गन्ने में आप देखते होंगे ऐसे गांठें होती है, उसी की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे। इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? एक समांगी मिश्रण है, होमोजेनस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है। तो वायु जो है एक गैसीय समांगी मिश्रण है ना, वायु गैसीय समांगी मिश्रण है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तेल और जल तो ये आपस में मिक्स होते नहीं है। रेत और लोहे का चूर्ण विषमांगी मिश्रण है। मृदा जो है विषमांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में वर्गीकृत है? जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। ये दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड और असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड। ठीक, अनसैचुरेटेड वाले जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। और जो सैचुरेटेड है इन्हें हम लोग सिंपली एल्केन भी बोल देते हैं। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्केन अपने आप में पूरे परिवार का नाम है। इसके जो सदस्य होते हैं उनके नाम के अंत में आपको एन दिखेगा। एल्कीन अपने आप में एक पूरा परिवार है। इसके जो सदस्य होते हैं इनके नाम के अंत में आपको इन दिखेगा और इसके सदस्य के नाम के अंत में आपको आइन दिखेगा, YNE। अब देखो ये इन है, इन यहां पर है यानी कि ये असंतृप्त है, ये आंसर नहीं होगा। यहां देखो YNE है, YNE ये असंतृप्त है, यहां पर ये आंसर नहीं होगा। यहां पर ENE है, ये भी असंतृप्त है, ये आंसर नहीं होगा। यहां पर ANE है जो कि संतृप्त है, ये आंसर होगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो एथेन है ये एल्केन का दूसरा सदस्य है ना, दूसरा मेंबर है। अनाज के भंडारण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक जैविक हानि नहीं है? जो अनाज का भंडारण किया जाता है गोदामों में, यहां पर हानि जो है दो प्रकार से हो सकती है, जैविक हानि, अजैविक हानि। अजैविक यानी जो निर्जीव होते हैं, जैसे कि लाइट है, जैसे कि नमी है ना, उसके बाद जल है, प्रकाश है, ये सब। और जैविक हानि यानी कि सजीवों से, चूहे घुस गए गोदाम में, कीट लग गए, है ना, सूक्ष्म जीव का जो है संक्रमण हो गया, वो सब जो है जैविक हानि है। पूछा कौन जैविक हानि नहीं है, तो अनुपयुक्त नमी के कारण हानि, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नमी जो है ये क्या है, अजैविक घटक है ना, निर्जीव है। बाकी ये कृंतकों के कारण, सूक्ष्म जीवों के कारण, कीटों के कारण, तो ये सब जो है कीट है, सूक्ष्म जीव है, कृंतक है, ये सब क्या है, सजीव है। सजीव यानी कि जैविक हानि। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी गतिमान पिंड द्वारा अपनी गति के कारण प्राप्त की गई ऊर्जा डैश कहलाती है। तो गति के कारण किसी पिंड के पास जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर। और स्थिति या फिर विन्यास के कारण किसी पिंड में जो संचित ऊर्जा होती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जल के नीचे रहने के लिए जंतुओं द्वारा किस गैस का उपयोग किया जाता है? जल में रहने वाले जो जीव होते हैं, जल में रहने वाले जो जीव होते हैं, जैसे ये एनिमल है, ठीक, ये प्लांट है, तो ये जो जंतु है इसको भाई ऑक्सीजन चाहिए, इसको ऑक्सीजन चाहिए, तो ये जो है घुलित ऑक्सीजन जो है लेगी,
जैसे मछली जो है घुलित ऑक्सीजन, है ना, ये जंतु है, ये पादप है, इसको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो घुलित कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए नेचर ने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ना जल में घुलनशील बनाया है, ताकि जो जल में रहने वाले जीव है वो आसानी से ऑक्सीजन ले सके, कार्बन डाइऑक्साइड ले सके। तो हमसे जंतुओं द्वारा किस गैस का उपयोग किया जाता है पूछा गया है। जंतु जैसे कि मछली है ना, तो घुलित ऑक्सीजन, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित यौगिक का आईयूपीएसी नाम क्या है? आईयूपीएसी नाम क्या है, इसको जरा खोल करके देखते हैं कि क्या है ये। CH3, CH, CH2, CH2, CH3 और इस CH पर जो है इस वाले कार्बन पर ब्रोमीन लगा हुआ है। आईयूपीएसी नाम लिखना है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चैन ये है। फिर इसका क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हम लोग उधर से करते हैं, जो बाहर छूट गया है वो नजदीक पड़े। इधर से करेंगे तो दूसरे नंबर पर ये आएगा, इधर से करेंगे तो चौथे नंबर पर ये आएगा। तो हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। अब जो बाहर छूट गया है उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे उसके पोजीशन के साथ। दूसरे नंबर के कार्बन पर ये जुड़ा हुआ है तो 2 लिखेंगे, और ये ब्रोमीन है तो नाम में जो है ब्रोमो आ जाएगा। इसका नाम लिख लिया 2 ब्रोमो पोजीशन के साथ। उसके बाद कार्बन चैन, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चैन हमने चुना है उसका नामकरण करेंगे। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए प्रीफिक्स पेंट आएगा। कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है तो नाम के अंत में एन आएगा, 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसे गर्म करके विरचित किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है? तो आपके पास जिप्सम होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये जिप्सम होता है। इसको आप गर्म करते हो 373 केल्विन पे तो बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पिछले वाले शिफ्ट में भी, इससे जस्ट पिछले वाले शिफ्ट में भी ये सवाल जो है पूछा गया था, यहीं से सवाल पूछा गया था, एग्जैक्ट ये नहीं था। यहां पर 3/2 H2O का त्याग होता है। ये आपका क्या है, पीओपी है। शॉर्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग पीओपी बोलते हैं, तो बोलेंगे जिप्सम। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चूना पत्थर का जो रासायनिक सूत्र है वो याद रखिएगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। बुझा हुआ चूना हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और जो बेकिंग सोडा है ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन का कारण बनती है? निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन का कारण बनती है? देखो, ग्लूकोज का जो विघटन है वो 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन जो है इसमें पर्याप्त मात्रा में चाहिए। ठीक, ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो इसे हम लोग बोलते हैं अवायवीय श्वसन। ग्लूकोज का टूटना जो है श्वसन की प्रक्रिया जो है वो होती है, तो अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं चाहिए, और ये वायवीय श्वसन है ना, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन, ये जो अवायवीय श्वसन है ना, इसी को कहा जाता है किण्वन, यानी कि फर्मेंटेशन, है ना, फर्मेंटेशन। ये होता है कोशिका द्रव्य में, जबकि ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां पर जो ऊर्जा है भरपूर मात्रा में मुक्त होती है, एनर्जी जो है यहां पर भरपूर मात्रा में मुक्त होती है, जबकि इस केस में जो एनर्जी है वो कम प्रोड्यूस होती है ना। एनर्जी जो है हम बोलेंगे इसमें जो है कम मुक्त होती है, ऐसे में लिख देता हूं डाउन एरो। ठीक, तो जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी पेशी कोशिका में जो है यही वाला श्वसन होने लगता है, अवायवीय श्वसन होता है, जिससे ये जो ग्लूकोज है ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये जो ग्लूकोज है ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक। और जो हमारी पेशियां हैं वो थकने लगती है, क्रैम्प्स आने लगते हैं। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 24 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर उसका भार कितना होगा? तो चंद्रमा की सतह पर भार कितना हो जाएगा? जो भार पृथ्वी पर है उसका 6वां भाग हो जाएगा, तो 4 न्यूटन। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसी पिंड को एक समान गति में कहा जाता है। एक समान गति में कब कहा जाएगा? जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाएगी, है ना। समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक समान चाल, जैसे मान लीजिए कि आप जो है 50 मीटर पर सेकेंड इस चाल से चल रहे हैं, इससे ना आप ऊपर जा रहे हैं ना नीचे आ रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 1 सेकंड में जो है आप 50 मीटर दूरी तय कर रहे हैं। मस्तिष्क को चिंतन गतिविधियों के लिए क्या उपयुक्त बनाता है? तो हमारे ब्रेन में जो है बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं और उनका एक कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्शन है, तो कई न्यूरॉन्स वाली इसकी जटिल व्यवस्था। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बड़े हॉल या ऑडिटोरियम में ध्वनि के कई परावर्तनों का प्रभाव क्या होता है? जो बड़े हॉल होते हैं या जो ऑडिटोरियम होते हैं, उनको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है ना, भीतर से उस शेप में बनाया जाता है कि जो ध्वनि का परावर्तन होता है उसके कारण जो ध्वनि है पूरे हॉल में या फिर पूरे के पूरे ऑडिटोरियम में समान रूप से फैल सके, समान रूप से कोने कोने तक पहुंच सके, उस प्रकार से जो है उसको डिजाइन किया गया होता है। और जो अनुर्णन होता है उससे रोकने के लिए जो है ध्वनि अवशोषक पदार्थ भी लगाए गए होते हैं। तो यह ध्वनि के एक समान वितरण में मदद करता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। दोस्तों आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए अगर आप साइंस की तैयारी मेरे से करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं रेलवे स्पेशल साइंस के इस बैच में हमारे ऐप के ऊपर। इस कोर्स में कैसा पढ़ाया गया है उसको लेकर के एक डेमो चैप्टर यानी कंप्लीट चैप्टर जो उस कोर्स का ही पार्ट है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको मज़ा आए तो आप हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद शायद ही आपसे रेलवे के एग्जाम में प्रश्न छूट जाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स को चेक कर सकते हो।